अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस का दूसरा हिस्सा देखेंगे। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड के चैप्टर 2 में से ये कौन सी इस्तिलाहात हैं और उनकी तशरीह देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन जब समझ आ जाती हैं तो फिर बाकी हिस्सा समझना बहुत आसान हो जाता है। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। यूट्यूब पे हमारा चैनल पिफा ऑनलाइन के नाम से मौजूद है और फेसबुक पे pifa.online एक पेज है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी टिप्स हैं। तो 16 नंबर डेफिनेशन देखते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट चार्जेस। जैसा कि लफ्ज़ से जाहिर है डायरेक्ट चार्जेस, तो इसका मतलब वो चार्जेस हैं जो पर्टिकुलर किसी वर्क, प्रोजेक्ट या जॉब पे होते हैं और डायरेक्टली उसकी एग्जीक्यूशन पे इनकर होते हैं एंड आर इंक्लूडेड इन द रेगुलर अकाउंट्स ऑफ इट। उसकी कंडीशन ये है कि वो रेगुलर अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट होते हैं डायरेक्ट चार्जेस। इनडायरेक्ट चार्जेस आर दोज चार्जेस व्हिच परटेन आर इंसिडेंटल टू द वर्क। ये कंडीशन है, इंसिडेंटल है, ये रेगुलर नेचर के नहीं होते of the work, project, workshop job or manufacture job, but which are not incurred directly or solely in connection therewith, and thus cannot be taken directly into the such detailed accounts or it as incorporated in the regular accounts of the expenditure of the department. डायरेक्ट चार्जेस जो हैं वो रेगुलर अकाउंट्स में ट्रीट होते हैं और इनडायरेक्ट चार्जेस इंसिडेंटल नेचर के होते हैं और रेगुलर अकाउंट्स में ट्रीट नहीं होते। जी, डायरेक्शन ऑफिस बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाती है, बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। द टर्म इंडिकेट्स द ऑफिस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये खास लफ्ज देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और जिसके नीचे एक या एक से ज़्यादा डिविजनल ऑफिसर काम कर रहे हों तो ऐसा ऑफिस डायरेक्शनल ऑफिस कहलाता है, डायरेक्शन ऑफिस कहलाता है। और एक कंडीशन इसमें और दी हुई है कि is not himself interested with the execution of the works or with the receipt and disbursement of the public money. डायरेक्शन ऑफिस वो होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसे होल्ड कर रहा हो, उसके नीचे डिविजनल ऑफिस, एक या एक से ज़्यादा डिविजनल ऑफिस हो और जो खुद एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स में इन्वॉल्व ना हो या किसी रिसीट एंड डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक मनी में इन्वॉल्व ना हो, जैसा कि चीफ इंजीनियर का दफ्तर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का दफ्तर या सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क का दफ्तर जो होता है, ये डायरेक्शन ऑफिस कहलाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये मौजूद होनी चाहिए। साथ ही वो बताया कि बट इफ सच एन ऑफिसर इज आल्सो इंटरेस्टेड एट एनी टाइम with the receipt and disbursement of the public money, he is treated as a divisional officer for the purpose of this code, even though some part of his emoluments may be treated as direction charges. इसमें देखें कि अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा बल्कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऐसे केस में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का जो दफ्तर होगा वो डायरेक्शन ऑफिस नहीं होगा। ये नोट करें, ये वो डायरेक्शन ऑफिस नहीं होगा। अगर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो यानी एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहे हैं और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे काम कर रहा है, तो तब उसका जो दफ्तर है वो डायरेक्शन ऑफिस कहलाएगा। डायरेक्शन ऑफिसर, जैसे हमने डायरेक्शन ऑफिस में पढ़ा, तो जो हेड ऑफ डायरेक्शन ऑफिस होगा वो डायरेक्शन ऑफिसर कहलाएगा, जैसा कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर हमने देखा है। कंडीशन उसमें वही है जो पीछे हमने डिस्कस की है। और एक चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उस वक्त तक डायरेक्शन ऑफिसर नहीं हो सकता जब तक कि वो एक या एक से ज़्यादा डिवीजन्स उसे इंटरेस्ट न कर दिए गए, उसके कमांड में ना दे दिए गए
वो उसकी सुपरविजन में मौजूद ना हो। जैसा कि थस एंड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एम्प्लॉयड ऑन अ स्पेशल ड्यूटी इज नॉट अ डायरेक्शन ऑफिसर। एसई जो है, अगर वो ओएसडी है तो तब भी वो डायरेक्शन ऑफिसर नहीं कहलाएगा। 19 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिसीट्स। जैसे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चार्जेस देखे, अब ये रिसीट की बात है। तो डायरेक्ट रिसीट वो होंगी जो डायरेक्टली जो रेवेन्यू है वो स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, प्रोजेक्ट के कनेक्शन में उसके इन लाइन विद हो, either by officers of the Public Works Department or other departments, and are brought to the account directly as appertaining to the work or the project। ये कंडीशन है डायरेक्ट रसीट की, डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड करती हो, वो चाहे तो वो पब्लिक वर्क्स ऑफिसर्स के थ्रू हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू हो, लेकिन वो रेगुलर उन अकाउंट्स को हिट करेगी। Indirect receipts are those receipts which pertain or are incidental to the scheme or work। जैसा कि अब आप देखेंगे टेंडर फीस है या और कंटीजेंसी और किसी तरह से कोई रेवेन्यू रिसीट आ जाती है, तो ऐसे इनडायरेक्ट रिसीट्स कहलाएंगी। डायरेक्ट रिसीट्स जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से होंगी, but cannot be taken directly into the such detailed accounts or it has incorporated in the regular accounts or the other receipts of the department। जैसे बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चार्जेस को देखते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है, इसी तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रसीट की क्लासिफिकेशन है। जो इंसिडेंटल नेचर की रसीट्स होंगी वो इनडायरेक्ट रसीट्स कहलाएंगी। डिवीजन एंड डिविजनल ऑफिस, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, अक्सर इसमें से एमसीक्यू भी आता है। These terms are used to denote respectively the executive charge held by the divisional officer। एग्जेक्टिव इंजीनियर जिस डिवीजन को होल्ड करता है वो डिवीजन कहलाती है, एंड द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ सच अ चार्ज। Thus the office of independent executive सब डिवीजन। अभी यहाँ पे देखें, एक एसडीओ का दफ्तर है, सब डिविजनल ऑफिसर का दफ्तर है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जेक्टिव नेचर का है, वो किसी और एग्जेक्टिव इंजीनियर के नीचे काम नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट नेचर में काम कर रहा है, तो ऐसे ऑफिस को भी डिविजनल ऑफिस कहा जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, इस सीपीडब्ल्यू कोड के तहत, as also that of the superintendent of the workshop working independently of a divisional officer। एक सुपरिटेंडेंट काम कर रहा है किसी वर्कशॉप में, लेकिन वो उस इंडिपेंडेंट है उस वर्कशॉप का, तो वो एज ए इंचार्ज उसका जो यूनिट है वो डिविजनल ऑफिस कहलाएगा, वो डिवीजन होगा। जी 21 में डिविजनल ऑफिसर। अभी आपको ये समझ आ गई होगी डिवीजन की बड़े अच्छे तरीके से कि ज़रूरी नहीं है कि एक डायरेक्शनल ऑफिसर है वो डायरेक्शनल ऑफिसर डिवीजनल ऑफिसर भी हो सकता है। मीन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या चीफ इंजीनियर भी डिवीजनल ऑफिसर हो सकता है। एक सब डिवीजनल ऑफिसर एसडीओ भी डिवीजनल ऑफिसर हो सकता है। दिस टर्म इज अप्लाइड टू एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सीएन of the Public Works Department who is not subordinate to an other executive। कंडीशन बता दी है कि वो किसी और अदर एग्जीक्यूटिव का सबॉर्डिनेट ना हो, और डिस्पर्सिंग ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट even though the executive charge held by him may not be recognized as a division। जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर की हमने बात की है, उसका वो यूनिट का जो चार्ज है, क्योंकि सब डिविजनल ऑफिसर है, उसका यूनिट का चार्ज डिवीजन ट्रीट नहीं हो रहा, इवन दो वो डिविजनल ऑफिसर हो सकता है। Thus the officer in charge of an independent subdivision is also treated as a divisional officer। उसकी यूनिट डिवीजन नहीं है, लेकिन वो डिवीजनल ऑफिसर हो सकता है। डिस्बर्सिंग ऑफिसर ऑफ अदर डिपार्टमेंट इफ दे spend public work fund and are required to render their accounts direct to the accountant general are also included in this
डेफिनेशन। यहाँ एक तीसरी कंडीशन भी आ गई, अगर उनके अकाउंट्स डायरेक्ट अकाउंटेंट जनरल यानी कि अब मौजूदा सूरत हाल में डायरेक्टर बजट अकाउंट्स को डायरेक्ट जा रहे हैं अगर उसके अकाउंट्स, तब वो डिविजनल ऑफिसर कहलाएगा। हाँ जी, 22 फाइनल पेमेंट, जस्ट बिल्कुल नाम से जाहिर है, मीन्स द लास्ट पेमेंट ऑन द रनिंग अकाउंट मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द completion or determination of a contract and in full settlement of the account। काम ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया या टर्मिनेट हो गया या उसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचा दिया कॉन्ट्रैक्ट को और वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हुआ, तो ऐसी पेमेंट फाइनल पेमेंट कहलाएगी। गवर्नमेंट, इस कोड की रूह से गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको अब हम फेडरल गवर्नमेंट का नाम देते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ अ गवर्नर्स प्रोविंस, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहलाती है। ग्रांट, ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट मे बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये पैराग्राफ 14 में जो कोड में दिया हुआ है वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहीं से मैंने ये लिया है। A grant or a supplementary grant may be in respect of expenditure falling under one or more major heads of section of a major head। अच्छा, ये नीचे क्लासिफाई किया एक नोट दिया हुआ है कि सिविल वर्क्स में जो हेड हैं वो कौन कौन से होंगे, कितने हेडों में उन्होंने डिवाइड किया इस ग्रांट को बेसिकली डिवाइड किया सिविल वर्क को कि वो कहते हैं कि यूनिट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन के हिसाब से नंबर 1 ओरिजिनल वर्क्स, ग्रांट या ओरिजिनल वर्क्स के लिए हो सकती है या रिपेयर के लिए हो सकती है, पैटी कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स बाय द सिविल डिपार्टमेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट, टूल्स एंड प्लांट, ग्रांट इन एड, कंट्रीब्यूशन, सस्पेंस, चार्ज इन इंग्लैंड। ये शुरू में वहाँ पे इंग्लैंड में भी चार्जेस होते थे पब्लिक वर्क्स के बिहाफ पे। लॉस और गेन बाय एक्सचेंज एंड द रिजर्व। ये 10 हेड बताए हैं किसी ग्रांट की डिस्बर्समेंट की। पीएसटीपी में पिछले साल ग्रांट नंबर 148 आई थिंक पीडब्ल्यूडी की जो थी वो सिविल वर्क की ग्रांट थी, और एक और ग्रांट थी, ग्रांट 56 थी आई थिंक, तो वो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मिली थी। ये आप पीएसटीपी की बुक देखें पिंक बुक में, तो बजट में आप देखेंगे वहाँ पे मल्टीपल ग्रांट्स दी होती हैं, तो हर डिपार्टमेंट वाइज मिनिस्ट्री वाइज, तो वहाँ पे आपको ये ग्रांट की अंडरस्टैंड कर सकेंगे वहाँ पे। इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट मीन्स द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ द इंटायर वर्क relating to a subhead including the cost of material if recorded separately in the accounts। इंक्लूसिव रेट ऑफ कास्ट ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी देखते हैं कि उसमें हर तरह की कास्ट शामिल होती है, इवन के जो अगर मटेरियल अलग से भी रिकॉर्ड किया हुआ तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। इंटरमीडिएट पेमेंट, ये आप रनिंग पेमेंट्स करते हैं जो फॉर्म नंबर 26 आपने पिछले वीडियोस में देखा था, मैं लिंक उसका ऊपर दे रहा हूँ, ऊपर देखने के फॉर्म नंबर 26 का है। ये इंटरमीडिएट पेमेंट के हवाले से यूज़ होता है। रनिंग पेमेंट जिसे हम रनिंग पेमेंट भी कहते हैं, रनिंग बिल बनाया जाता है इसके लिए। तो इसका ये वो पेमेंट्स हैं द टर्म अप्लाइड टू अ डिसबर्समेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रनिंग अकाउंट नॉट बीइंग द फाइनल पेमेंट। जो फाइनल पेमेंट नहीं है तो वो रनिंग पेमेंट होगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? पहली चीज़ है ये एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, जैसे कि मोबिलाइजेशन एडवांस या एडवांस पेमेंट फॉर द वर्क डन बट नॉट मेड हो सकता है। सिक्योर एडवांस हो सकता है जो कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स पे दिया जाता है। एंड एन ऑन अकाउंट पेमेंट अदर देन द फाइनल पेमेंट ऑन ए रनिंग बिल, जो काम एग्जीक्यूट हुआ है, मैयर हुआ है, उन आइटम्स के हवाले से जो पेमेंट के ऑन अकाउंट पेमेंट की जा सकती है, और कम्बिनेशन ऑफ थीस या इनका मजमूआ हो सकता है। तो ये जो पेमेंट है ये इंटरमीडिएट पेमेंट कहलाएंगी, रनिंग पेमेंट कहलाएंगी। इशू रेट, इशू रेट आप समझते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म भी समझते हैं कि जिस रेट पे कोई स्टॉक इशू किया जाता है
तो इस कोड के हवाले से ये टर्म बताती है कि कास्ट पर यूनिट फिक्स जो है उसको ये डिनोट करती है इशू रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल born on a stock of the department at a valuation for the purpose of calculating the amount creditable to the subhead concerned of the stock account by charge to the account of service concerned। जैसे हम लाइफो और फाइफो मेथड में एक रेट होता है, हमारा कास्ट पर यूनिट का रेट होता है, उस रेट से हम इशू करते हैं, तो उसी तरह इसकी सेंस है व्हेन एनी क्वांटिटी ऑफ दैट आर्टिकल इज इशूड फ्रॉम द स्टॉक। अब यहाँ पे एक नुक्ते की बात है कि जब ये स्टॉक में से इशू की जाती है इसकी क्वांटिटी, दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्टोरेज चार्जेस मेंशन्ड इन क्लास 55। इस इशू रेट में स्टोरेज चार्जेस हम शामिल नहीं करते। लेबर आप समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट के हवाले से। लेबर लेकिन कोड के हवाले से वो कहता है कि अगर सेपरेट मटेरियल अकाउंट किसी आप सब हेड एक या एक से ज़्यादा एस्टिमेट के लिए यूज़ किए गए हैं, तो लेबर का मतलब ये है, लेबर की टर्म यूज़ उस तरह हो रही है इन कनेक्शन विद सच एन अकाउंट। अब इसमें वो बता रहा है कि इट डिनोट्स ऑल चार्जेस परटेनिंग टू ईच ऑफ दो सबहेड अदर देन नंबर 1 द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड डायरेक्ट एंड द कैरेज एंड इंसिडेंटल चार्जेस इन कनेक्शन विद द मटेरियल। ऐसे तमाम अखराजात जो कि इन दो के अलावा हैं, यानी कि मटेरियल कास्ट उस पर जो डायरेक्टली हो रही है, और कैरेज डायरेक्ट चार्जेस जिसे हम नाम दे रहे हैं कैरेज एंड इंसिडेंटल चार्जेस और इनडायरेक्ट चार्जेस, इनके अलावा जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो लेबर कहलाएगी। Liabilities when used in respect of accounts of the works, the term includes all anticipated charges, number 1, which are adjustable as the final charges but have not been paid। बिल्कुल वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म की तरह है कि वो एडजस्टेबल तो हैं एज ए फाइनल पेमेंट बट अभी तक पे नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर और नॉट दे हैव फॉलन ड्यू फॉर द पेमेंट और हैविंग फॉलन ड्यू, have or have not been placed to the credit of the persons concerned in a suspense head subordinate to the accounts of the work concerned। अदा हुए हैं या अदा होने हैं या अदा होने के लिए अभी लिखे जाने हैं या उसे इनकर किए जाएंगे, जो चार्जेस अभी एंटिसिपेटेड चार्जेस हैं वो लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन में आएंगे। 30 आज की ये आखिरी डेफिनेशन है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम डिपार्टमेंट कोड पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार माइनर लोकल गवर्नमेंट का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र हो रहा था। फिर हमने कुछ पिछले एक वीडियो में देखा भी था कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो है वो दो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के यूनिट हम एक तरह से देखते हैं। एक तो ये कि वो चीफ कमिश्नर की सुपरविजन में ऐसे पब्लिक वर्क्स के दफ्तर यूनिट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ए चीफ कमिश्नर होते हैं, तो ऐसी सूरत में चीफ कमिश्नर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड वेयर दे अप्लाई टू द पब्लिक वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो ऐसी सूरत में द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वर्क्स जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। जब भी हम कोड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उसमें फेडरल में जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अगर हम बात करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वर्क्स जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के तीसरे पार्ट के साथ हम आपको इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो देंगे। अल्लाह हाफिज़।